अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एमआई, या फिर ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद भी हो सकता है, या फिर ये सोलली किसी और वजह से भी हो सकता है आफ्टर इस्कीमिया। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वेल्वुलर डीजेनरेशन हो रही है, या इस्कीमिया की वजह से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, या सिस्टोलिक फेलियर है, या फिर डायस्टोलिक फेलियर है, कोई चीज़ भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ आपके हार्ट को लेके जा सकती है। मेन रीज़न वही इस्कीमिया है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये सिनेरियो बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट एम आई बहुत 1970s में पोस्ट एम आई जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट आते थे तो जो डेथ रेट था वो एटलीस्ट 20 to 50% था। ठीक है, पोस्ट एम आई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट का डेथ रेट 20 to 40% था, बट नाउ अडेज वो डेथ रेट कम होके सिर्फ 10 to 15% रह गया। इवन इन 2000 अकॉर्डिंग टू सम स्टडी उन्होंने ये कहा था कि 2000 में वो 40% रिड्यूस होके 9% पे आ गया। ठीक है, जो पेशेंट जिनके 40% चांसेस होते थे पोस्ट एम आई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से डेथ के, वो अब पोस्ट एम आई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ जिंदा रहते हैं और सिर्फ चांसेस आर रिड्यूस टू 9%। मोर्टेलिटी रेट आर रिड्यूस टू ओनली 9%। बिकॉज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन की कोई परसेंटेज कहा जाता है कि 25% एस्पिरिन का रोल है डेथ को रिड्यूस करने में, डेथ रेट को। उसके बाद ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमने जिसके बारे में टीपीए के बारे में पढ़ा है 25%, उसके बारे में इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है, और बीटा ब्लॉकर की इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि हाउ बीटा ब्लॉकर वर्क्स एंड हाउ बीटा ब्लॉकर रिड्यूसेस द मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, अच्छा, ये केस हम डिस्कस करते हैं। 62-year-old मेल विद हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडीमिया प्रेजेंस विद प्रेजेंस विद डिस्निया। ये तीनों चीज़ें बड़ी रिलेटिव सी हैं, हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडीमिया डिस्निया 62 years old में अक्सर मर्दों को हो चुका होता है, बट ये हमें हार्ट कंडीशन की तरफ एटलीस्ट बता रही हैं कि अगर मेल को इस एज में हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया है तो हो सकता है कि इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज ही हो अगर उसके साथ हार्ट का भी इशू है। लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एडीमा कैसे हुआ? क्योंकि कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर चल रहा है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पहले भी मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्लड आपके हार्ट में रुका हुआ है और आगे पुश नहीं हो रहा। ठीक है, तभी तो ब्लड के होने की वजह से कंजेशन हुई हुई है, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस्ड है, स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस्ड है, इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो फिर एडीमा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो जो राइट हार्ट में ब्लड को पहुंचना था थ्रू इंफीरियर वेना केवा, वो ब्लड पूरे का पूरा नहीं पहुंच पा रहा राइट हार्ट में, राइट एट्रियम में। वाई? बिकॉज राइट एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड इकट्ठा हुआ है ड्यू टू कंजेशन। वो कंजेशन क्यों हुई हुई है? क्योंकि हार्ट फेलियर चल रहा है, और वो हार्ट फेलियर क्या कर रहा है? वो ब्लड को उतना आगे एओर्टा में पंप नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, जिसकी वजह से हार्ट की चैम्बर्स में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, और उस वजह से राइट एट्रियम में भी ब्लड इकट्ठा हुआ है, और इस वजह से इंफीरियर वीना केवा से जो ब्लड राइट एट्रियम में जाना चाहिए था वो नहीं जा रहा है, और वो ब्लड वापस रिवर्स हो रहा है, और वो फिर आपकी पोर्टल सर्कुलेशन में आ रहा है, और आपके लेग पेरिफेरल सर्कुलेशंस में जा रहा है, और इस वजह से आपको नीचे लेग एडीमा हुआ होगा। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी एडीमा फॉर लास्ट 2 months ऑन एग्जामिनेशन, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, एग्जैक्टली द सिमिलर कॉज। आपको सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आना चाहिए था, लेकिन ब्लड वहां पे ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है ड्यू टू हार्ट फेलियर, और फिर ब्लड बजाय इसके कि वो राइट एट्रियम में ड्रेन हो, वो वापस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पीछे पुश हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, रिगर्जिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है वो इंक्रीज हो गई है टू 9 सेंटीमीटर। S3 गैलप आपको हमेशा आता है जब कंजेशन होती है, जब ब्लड ज्यादा अमाउंट में आपकी चैम्बर्स में इकट्ठा हुआ होता है। मैंने S3 गैलप के बारे में आपको काफी कुछ बताया हुआ है। एंड द एपिकल इंपल्स इज एट द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस एंड डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। जो
एपिकल इम्पल्स होती है वो हमेशा, एपेक्स ऑफ हार्ट कहाँ पे है? अगर आपने अभी आप लोगों पढ़ के आए हुए होंगे, अगर आपने SCP-3 पढ़ी है या SCP-4 पढ़ी है, उसमें जो हार्ट की एग्जामिनेशन है उसमें अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है वहाँ पे एक्स आपका एपिकल हार्ट होता है, एपेक्स ऑफ हार्ट होता है आपका वहाँ पे। सबसे मोस्ट लेटरल पार्ट ऑफ हार्ट इज योर एपेक्स ऑफ हार्ट, और वहीं पे आपको एपिकल हार्ट बीट मिलती है। आपको एपिकल हार्ट बीट को ऑस्कल्टेट करने के लिए फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, वैसे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को कहा जाता है, लेकिन मोस्टली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविक्युलर लाइन में 1 और 2 सेंटीमीटर लेटरल टू मिड क्लेविक्युलर लाइन ज्यादा अच्छा आप ऑस्कल्टेट कर सकते हो एपिकल हार्ट बीट को, हार्ट साउंड को। ठीक है, लेकिन वो हार्ट साउंड बजाय फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में वो सिक्स्थ में चला गया। ठीक है, और इट इज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड लेटरली और टू द लेफ्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि जो हार्ट है, जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होना चाहिए था, जो एपेक्स ऑफ हार्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होनी चाहिए थी, वो हार्ट का जो पार्ट है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बन रहा है वो बड़ा हो गया। एपेक्स ऑफ हार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल अब आपका बड़े साइज का हो गया। वो बजाय इसके कि वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक महदूद रहता, वो बड़ा होकर सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक चला गया। और अब आप जब ऑस्कल्टेट करते हैं और स्टेथोस्कोप रखते हैं तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आपको साउंड नहीं आता, बल्कि सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मोर लेटरली आपको साउंड आता है। दैट मीन्स द एपिकल इंपल्स हैज बीन डिस्प्लेस्ड। व्हाई? बिकॉज आपको कार्डियोमेगैली हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल की, और लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। So what kind of failure this is? This is kind of systolic failure. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दोनों रीजन की वजह से हो सकते हैं, डायस्टोलिक की भी और सिस्टोलिक की। सिस्टोलिक फेलियर आपको कैसे पता चला कि सिस्टोलिक फेलियर है? बिकॉज आपका जो हार्ट है उसका साइज जो है वो बड़ा हुआ है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दीज टू टर्म्स आर इंटरचेंजेबली कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। दोनों टर्म्स जो हैं, these two terms can be used interchangeably because ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सेम हैं, इनके रिजल्ट सेम हैं। सिस्टोलिक फेलियर का क्या मतलब है? सिस्टली नहीं हो सकती, इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं बन रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा ताकि वो एयोर्टा में ब्लड को भेज सके। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का क्या मतलब है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा तो हो गया बट डायलेट हो गया। अब आप एक बात मुझे बताओ कि एक चीज डायलेट हो जाए, बड़ी हो जाए, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना मुश्किल है या दो चीजें करीब आ जाएं तो उनको मिलाना ज्यादा आसान है? अब जब एक चैम्बर बड़ा हो गया है, बल्कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये देखो ना, यूं होता है। अगर हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहें, इस सारे एरिया को लेफ्ट वेंट्रिकल कहें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब डायलेट होता है तो ये आउटवर्ड डायलेट होता है, यूं यूं आउटवर्ड। अब आप सोचो, बजाय इसके कि नॉर्मली ये वॉल होती लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये वॉल है, तो अब गैप ये बन गया, इतना बड़ा गैप। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेट हो गया है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, या ये करीब होता अपनी और ओरिजिनल जगह पे होता, उसका कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल है। जाहिर है ये करीब होता तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता। जब ये इतना डायलेट हो गया, इतना बड़ा हो गया, और जब ये डायलेट होता है तो ये इस कॉस्ट पे होता है कि उसका सेप्टम और जो आपकी जो लेयर्स होती हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं, उनके फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, इस वजह से ये डायलेट हो जाता है। तो जब वो वैसे ही फाइबर्स भी डैमेज हैं, आपकी मायोकार्डियम भी डैमेज है, और ऑलरेडी सेप्टम भी डैमेज है, और इतनी डायलेशन भी हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ। और उसकी कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे तरीके से इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं दे पाता, ब्लड बाहर पुश नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक फेलियर। अब आप देख रहे हो कि ये बाहर की तरफ डायलेट कर रहा है, तो जो एपिकल इंपल्स यहां आनी चाहिए थी अब यहां आएगी। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एपिकल इंपल्स। ठीक है, सो डिसिस्टोलिक फेलियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर सिस्टोलिक फेलियर में होगा क्या? इंटरस्टिशियल एडीमा होगा, फ्लूइड इंगॉर्जमेंट होगी पेरीवेस्कुलर स्पेस में, पेरीब्रोंकियल स्पेस में और एल्वियोलर वॉल्स में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर ये आर्टरी है, अगर आप इसको कहें कि ये आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है और ये आपका एल्वियोलाई है, तो इस आर्टरी से जब ब्लड बाहर की तरफ पुश होगा बिकॉज ऑफ एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड, कंजेशन ऑफ ब्लड इन दैट पल्मोनरी आर्टरी, तो ये जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है और ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई है इसमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि इसमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजनेशन कैसे हो पाएगी? इसमें आप कैसे गैसियस एक्सचेंज कर पाएंगे? इसमें तो सारा ब्लड इकट्ठा हुआ है। इसी वजह से फिर ऐसे पेशेंट को कफ भी ज्यादा होती है, बिकॉज उसकी ऑक्सीजनेशन ठीक तरह से हो ही नहीं होती है और आपका जो एल्वियोलाई होता है इट इज फिल्ड विद ब्लड। तो जब उन्हें कफ होती है और स्पूटम होता है तो वो पिंक फ्रॉथम होता है। वो पिंक फ्रॉथ क्यों होता है? वो पिंक फ्रॉथ इसलिए होता है क्योंकि वो आपने जो स्पूटम बाहर निकाला है वो पिंक होगा और वो मिक्स्ड विद टिंज होगा ब्लड का, वो मिक्स्ड विद ब्लड होगा क्योंकि आपके एल्वियोलाई में ब्लड इकट्ठा हुआ है। इसलिए जब भी वो स्पूटम आएगा, उनको सलाइवा आएगा, तब वो पिंकिश होगा क्योंकि उसमें ब्लड टिंज होगा, ठीक है। सो फिर इसमें अब आते हैं इस बात पे, अब पढ़ो इस स्लाइड को। इंटरस्टिशियल एडीमा, इसमें होगा क्या? फ्लूइड एंगॉर्जमेंट ऑफ पेरीवेस्कुलर स्पेस, ठीक है, पेरीवेस्कुलर स्पेस में पेरीब्रोंकियल स्पेस एंड एल्वियोलर वॉल्स, इन सब में लंग्स में आपका ब्लड आ गया। ये सारी बात का मतलब ये है। तो इससे क्या हो गया? पल्मोनरी एडीमा हो गया। इटियोलॉजी क्या कार्डियक कॉजेज हो सकती हैं? एरिथमिया, एमआई, सीवियर हाइपरटेंशन। ये पढ़ लो, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का क्या मतलब है? वही पल्मोनरी कैपिलरी पल्मोनरी आर्टरी का जो वेज प्रेशर है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड ज्यादा हो गया, बिकॉज उसमें कंजेशन हो गई है, इस वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। जाहिर है अगर वहां पे ब्लड ज्यादा होगा तो आरबीसी ज्यादा होंगे, आरबीसी ज्यादा होंगे तो वो फोर्स ज्यादा लगाएंगे आर्टीरियल वॉल पे, और आर्टीरियल वॉल पे फोर्स ज्यादा लगेगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। सो प्रेशर इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेजर करने का एक तरीका भी है। अच्छा, इसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से? एडीमा, इस्कीमिया, एरिथमिया, ठीक है, और इंक्रीज सोडियम। अगर आप सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं, अगर सोडियम इंटेक ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूट बढ़ जाएगा, वो सॉल्वेंट को अपने अंदर अपनी आर्टीरियल वॉल के अंदर पकड़ना शुरू कर देगा, उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? जाहिर है जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है तो फिर फ्लूइड को आप अंदर की तरफ खींचते हैं इंट्रावेस्कुलरली। तो जब वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड इंक्रीज होगा तो जाहिर है ब्लड कंटेंट बढ़ेगा, ब्लड कंटेंट अगर बढ़ेगा तो भी कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होगा, चाहे वो आर्टीरियल हो, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, चाहे वो पेरिफेरल आर्टरीज हो, ठीक है। सो इस्कीमिया, उसकी वजह से, इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, कंजेशन हो रही है, कंजेशन की वजह से क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ेगा। एडीमा, एडीमा ऑब्वियसली एडीमा हो रहा है क्योंकि आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी ज्यादा हो रहे हैं। क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि ब्लड एओर्टा में पुश ही नहीं हो रहा, इस वजह से आपको पेरिफेरीज में एडीमा हुए जा रहा है, एडीमा हुए जा रहा है। एरिथमिया होगा तो जाहिर है जब रिदम ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है हार्ट की, तो फिर ब्लड वहीं कंजेस्टिव कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आपके हार्ट चैम्बर्स में। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको गौर से देखिएगा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जाहिर है जब आपको ब्लड पेरिफेरीज को नहीं पहुंच रहा बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ ब्लड, स्टॉपेज ऑफ ब्लड इनसाइड द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, तो फिर क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट डेस्परेट हो जाएगा कि मैं किसी तरह ब्लड पहुंचाऊं उन पेरिफेरीज को जिनको नहीं पहुंच रहा, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच रही, और फिर उसकी वजह से हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पंप करेगा, और उसके साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा, सिर्फ इसलिए ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके आपके उस ब्लड की जो पहुंच पा रहा है। क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा एल्वियोलाइज में जब चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो एल्वियोलाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेट नहीं कर सकेंगे। जब एल्वियोलाई बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेट नहीं कर सकेंगे तो जितने एल्वियोलाई मौजूद हैं वो अपनी ऑक्सीजनेशन को बढ़ा देंगे, एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। तो जब वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगा, तो फिर टैकिकार्डिया भी होगा
और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगा, और टेकिकार्डिया जब होता है तो फिर उसके साथ मोस्टली आपको रेस्पिरेटरी रेट भी आपका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाती है। प्रोडक्टिव कफ आपको पता है क्यों आएगी, क्योंकि एल्वियोलाई में ब्लड आ गया। सियानोसिस क्यों होगा, इसलिए क्योंकि एल्वियोलाई में सारा ब्लड इकट्ठा हुआ है, एल्वियोलाई में ब्लड इकट्ठा हुआ है तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको सियानोटिक सिम्टम्स मिलेंगे, आपकी पेरिफेरीज ब्लू होंगी, नोज ब्लू होगा, एयर लोब्स ब्लू मिल सकती हैं। नॉक्टर्नल डिस्निया, सोते से आप उठेंगे, जैसे ही आप लेटेंगे और आपका जो सारा का सारा जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी उसकी वजह से आपका जितना भी ब्लड है वो लंग्स में ही ठहरना शुरू हो जाएगा। जब वो लंग्स में ठहरेगा और ऊपर वाले एल्वियोलाई की तरफ भी आएगा तो आपको सांस में प्रॉब्लम होना शुरू होगी। ऐसा क्यों है, इसकी बड़ी एक टेक्निकल रीजन है जो बहुत कम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने बुक्स में भी नहीं पढ़ी, लेकिन दैट्स व्हाट आई थिंक। हमेशा परफ्यूजन लंग्स की लोअर लंग में अच्छी होती है और हमेशा वेंटिलेशन लंग की अपर लंग में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, होता यह है कि जब आप लेट जाते हैं तो जो ब्लड नीचे ग्रेविटेशन की वजह से लोअर लोब्स ऑफ लंग्स में होना चाहिए था वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप फ्लैट लेट गए हैं। जब वो ऊपर आता है तो ऊपर आके वो वेंटिलेशन को डिस्टर्ब करता है अपर लोब्स में। जो वेंटिलेशन डिस्टर्ब होती है फिर आपको कफ भी होती है और फिर आपको डिस्निया भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। रेल्स रोंकाई वीजिंग, रेल्स रोंकाई वीजिंग, इनके बारे में मैं अब आपको आपने उसमें पढ़ा होगा एग्जामिनेशन में, ये उसके एक्चुअली बातें हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दूँ। वीजिंग एक हाई पिच साउंड है, उस वक्त आती है जब एल्वियोलाई जो होते हैं उनको उनको बड़ी मुश्किल से ओपन करना होता है अपने आप को, वो एक अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अपने आप को ओपन करते हैं तो एक हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस होता है। एजदमा में बहुत ज़्यादा, सीओपीडी में भी आता है, लेकिन एजदमा जो है उसका कार्डिनल फीचर है, अगर वीजिंग होती है तो पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका एजदमा बनता है। बट दैट डजंट मीन, एक गलत कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एजदमा में ही वीजिंग होती है, इवन सीओपीडी में भी वीजिंग हो सकती है। रोंकाई बबलिंग साउंड होता है, अगर आपने हमने बचपन में किया होगा कि हमने बॉटल में स्ट्रॉ से फूंक मारे तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम रोंकाई कहते हैं। रेल्स, रेल्स आप यूँ समझ लेंगे ये इट्स जस्ट लाइक क्रैकलिंग साउंड, क्रेपिटेशनल साउंड। ये निमोनिया में होता है जिसमें आपके फ्लूइड एयर लेवल बन जाते हैं, और निमोनिया की जो हीलिंग निमोनिया होता है उसमें थोड़ा सा फ्लूइड भी होता है, उसकी वजह से क्रेपिटेशंस प्रोड्यूस होती हैं जब उसमें से एयर गुजरती है। इसका साउंड ऐसे होता है कि अगर आप अपने कानों के करीब बालों को पकड़ के रगड़ें तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो क्रेपिटेशनल साउंड होता है। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स पे आपको क्या मिल सकता है, ऑब्वियसली बड़े स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन प्रोमिनेंट ब्लड वेजल्स आपको मिलेंगी। प्रोमिनेंट पल्मोनरी वेजल्स आपको क्यों मिलेंगी, क्योंकि उसमें ब्लड की कंजेशन हुई हुई है। फ्लूइड बिटवीन, जो कर्ली बी लाइंस हैं, दिस इज द फ्लूइड बिटवीन इंटरलोब्यूलर सेप्टा। चलो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, फ्लूइड बिटवीन द लोब्यूल्स कैन बी सीन एज ए कर्ली बी लाइंस on x-ray at the base of lungs, and it is like horizontal lines at the base of lungs. Horizontal lines at the base of lungs are called curly bee lines. This is because of the fluid in interlobular septa. और जो प्लूरल इफ्यूजन होती है इट इज बिटवीन लोब्स। सो प्लूरल इफ्यूजन इज द इफ्यूजन और फ्लूइड between the lobes, and curly bee lines are because of the fluid in interlobular septa। ठीक है, सो लोब्यूल्स के बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो कर्ली बी लाइंस होंगी, और लोब्स के बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो प्लूरल इफ्यूजन कहलाएगा। आर्टीरियल ब्लड गैसेस अर्ली चेंजेस, नॉर्मल डिक्रीज्ड PaCO2, PaCO2 कम है, मैं भी आपको बताता हूँ क्यों। सीरम HCO3 भी कम होगा, और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। PaCO2 कम क्यों है, PaCO2 इसलिए कम है क्योंकि जब आप, अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है तो हमेशा ये होता है कि इनहेल करने का टाइम पीरियड कम हो जाता है, एक्सहेल करने का ज़्यादा हो जाता है। जब इनहेल आप कम करेंगे तो इनहेल करते हुए आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आप अंदर लाते हैं, जाहिर इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए आप CO2 को बाहर निकालते हैं। इनहेल आप कर रहे हैं कम टाइम पीरियड के लिए, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एक्सहेल कर रहे हैं ज़्यादा पीरियड के लिए, CO2 ज़्यादा बाहर जा रही है। CO2 ज़्यादा बाहर जाएगी तो क्या होगा, अल्कोलोसिस होगा। CO2 अंदर ज़्यादा रहेगी तो
एसिडोसिस होता है। CO2 आप ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा, क्योंकि CO2 अंदर स्टे नहीं कर रहा, CO2 आप एक्सेल करके बाहर निकाल रहे हैं। HCO3 भी कम हो जाएगा। HCO3 कम क्यों होगा? क्योंकि किडनीज फॉरन से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ आपको ले जाएंगे, वो H आइंस को होल्ड ऑन करने लग जाएंगे, HCO3 को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। HCO3 क्या है? बायकार्ब है। बायकार्ब क्या करवाता है? अल्कोलोसिस। तो फिर आपकी जो किडनीज हैं वो फौरन एक्टिव हो जाएंगी और वो देखेंगे कि लंग्स में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, तो वहां से मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने की वो कोशिश करेंगे, ताकि इस सिस्टम को वो, इस आयोनिक डिफरेंस को वो बफर कर सकें। ठीक है, इसलिए वो HCO3 को एक्सक्रीट आउट करेंगे, H आइंस पे होल्ड ऑन करेंगे ताकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर सकें टू कंपनसेट रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। EKG एरिथमिया रूल आउट कर लें। क्यों रूल आउट करना एरिथमिया को इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एरिथमिया इज द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एनी केस ऑफ हार्ट डिजीज विच इज रिलेटेड टू इस्कीमिया। अच्छा, आगे चले जाते हैं। इस पे आप देखें, इंक्रीज्ड कार्डियक सिलहटे वही इंक्रीज कार्डियक शेडो। इंक्रीज कार्डियक शेडो कितना होना चाहिए? जो ट्रांसथोरेसिक कार्डियक शेडो होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 50% ऑफ द टोटल ट्रांसथोरेटिक डायमीटर। टोटल जो ट्रांसथोरेसिक डायमीटर है उसके 50% से कम आपके हार्ट का साइज होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर आपको कार्डियोमेगैली है। उसके बाद इस पे आ जाते हैं। इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में आप ये गौर कीजिए कि इसमें है क्या। इसमें एक बच्चे का एक्सरे है, आपको पता चल रहा होगा, और इसमें प्लूरल इफ्यूजन जो होती है, इसमें आप देखेंगे आपको ये प्लूरल इफ्यूजन मिल रही है। ठीक है, ये कर्ली बी लाइंस नहीं, मैंने आपसे कहा था वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। मेनिस्कस एक साइन होता है, सी शेप साइन, वो मिलता है आपको प्लूरल इफ्यूजन में एट द बेस ऑफ लंग्स। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मिनट है, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे किस तरह की मेरी आर्ट है, तो सॉरी, मेरी बस ड्राइंग बहुत बुरी है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको प्लूरल इफ्यूजन कैसे मिलती है। हमने ये एक राइट लंग बनाया है, ठीक है। अब ये राइट लंग में जो करली बी लाइंस होती हैं वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ऐसे एट द बेस ऑफ लंग्स। ठीक है, एक तो ये होगी करली बी लाइंस, बट जो प्लूरल इफ्यूजन होती है वो यूँ होती है, यूँ। कॉस्टोफ्रेनिक ये जो एंगल है, ये जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, ये ब्लंट नज़र आता है हमें, और आपको यू सी शेप मेनिस्का साइन नज़र आएगा। यूं प्लूरल इफ्यूजन आपको मिलती है ऑन एक्सरे। अब यहाँ पे हमने लिटा के एंटीरियर PA पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लिया है, और हमने देखा है ये जो आपको A साइन नज़र आ रहा है, आप ये देखो इसके ऊपर पूरा एक C बना हुआ है। ये हमने राइट साइड पे लिटाया हुआ है बच्चे को, ठीक है, उसको राइट साइड पे करवट दिलवाई हुई है, और हमने पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू से एक्सरे किया हुआ है। तो हमें आप ये देख रहे हो मेनिस्कस साइन कितना बड़ा सी बन रहा है, ये सारी प्लूरल फ्यूजन है, और बहुत ज़्यादा प्लूरल फ्यूजन है। चेस्ट एक्सरे में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चेस्ट एक्सरे में आपको प्लूरल फ्यूजन कम से कम नज़र आने के लिए PA व्यू में कम से कम 250 ml लंग्स में प्लूरल फ्यूजन हो तो चेस्ट एक्सरे पे डिटेक्ट हो सकती है। PA व्यू में लेटरल व्यू अगर आपने लेना हो, जैसे हमने ये लेटरल व्यू लिया है उसको करवट दिलवा के राइट साइड पे, इसमें अगर आपने पेशेंट का एक्सरे, तो इसमें आपको 50 to 75 ml ऑफ प्लूरल इफ्यूजन भी डिटेक्ट हो जाती है। लेकिन इसमें तो देखो, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उसका पूरा लंग ही पानी से भरा हुआ है। अच्छा, और फिर इसमें हम ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए जी, हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन सी हैं जो हम इसमें दे सकते हैं। हम लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए हम इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो वेजो डायलेशन का काम करेंगी और जो इसको बचा सकती हैं पेशेंट को। ठीक है, उसमें मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी, एस्पिरिन है, TPA है, बीटा ब्लॉकर है, और लेकिन रिलेटेड टू, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हमें क्या ऐसी चीज़ें देना चाहिए जिससे पेशेंट को हम डेथ से बेनिफिट करवा सकते हैं। हमें डेथ से बीटा ब्लॉकर लाजमी है, ठीक है, डेथ बेनिफिट है। एस इनहिबिटर्स, डाइजॉक्सिन, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स तो इतना रूल नहीं है, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स एस और डाइजॉक्सिन और डिफिब्रिलेटर,
ठीक है। इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर होता है, इम्प्लांटेबल जो डिफिब्रिलेटर है वो भी आपको आपकी ज़िंदगी लाइफ सेविंग है। ठीक है। क्यों मैं आपसे ये सारी बात कर रहा हूँ, एस इनहिबिटर्स की बात कर रहा हूँ या फिर ARBs की बात कर रहा हूँ, ये देखिए हम नीचे लिखा भी हुआ है। इंट्रावेनस इनहिबिटर्स करते क्या है? एस इनहिबिटर्स को हमने हमेशा ये जानते हैं कि वो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि वो ब्लड प्रेशर डाउन करने के साथ साथ वेसोडाइलेशन भी करवाते हैं। अगर एक पेशेंट है, उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ब्लड चैम्बर्स में इकट्ठा हो रहा है, हम उसकी प्री लोड रिडक्शन करते हैं। प्री लोड रिडक्शन कैसे करते हैं कि हम उसके इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा को डायलेट कर देते हैं। डायलेशन से ये होता है कि ब्लड पीछे की तरफ खुद ब खुद ही चला जाता है, आगे की तरफ नहीं आता, हार्ट की तरफ कम आता है और पेरिफेरीज की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब हम प्री लोड रिडक्शन करते हैं बाय वेजो डायलेटिंग द इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा और पेरिफेरल आर्टरीज, तो ब्लड पेरिफेरल पुलिंग हो जाती है। उससे एडीमा तो होता है बट हार्ट पे बोझ कम हो जाता है। तो एडीमा तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बट हार्ट पे बोझ लाइफ थ्रेटनिंग है। तो फिर एडीमा की कॉस्ट पे हम वेजोडाइलेशन करके हार्ट पे बोझ कम करते हैं। इसलिए हमें नाइट्रोग्लिसरीन भी हम देते हैं, यही काम करेगी, और डायूरेटिक्स भी देते हैं एडीमा को कम करेगी। मॉर्फिन सल्फेट ऑब्वियसली स्प्लैंक्टनिक वेसल्स में इंक्रीज कर देती है आपकी, एक तो पेन कम करती है और स्प्लैंक्टनिक वेसल्स में आपकी सर्कुलेशन को बेहतर कर देती है, तो पेरिफेरल स्प्लैंक्टनिक वेसल्स में ब्लड को रोक लेती है, उसकी वजह से प्रीलोड रिडक्शन कम हो जाती है। और डाइजॉक्सिन हम उस वक्त देते हैं जब एफिब हो या क्रॉनिक पेशेंट हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। डाइजॉक्सिन का ये काम है कि वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को बढ़ा देती है, लेकिन रेट को कुछ नहीं करती। ये इसका सबसे एडवांटेजेस चीज है। रेट वहीं ठहरा रहता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। डोब्यूटामिन थर्ड पे आप देखिए, डोब्यूटामिन क्या है? पॉजिटिव आइनोट्रोप है, हार्ट के रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगी, उसका फोर्स को इंक्रीज कर देगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर देगी। क्या बेनिफिट है? इस्कीमिया कम हो जाएगा, इस्कीमिया कम होगा, एरिथमिया के चांसेस कम है, एरिथमिया के चांसेस कम है, कंजेशन के चांसेस कम है, कंजेशन के चांसेस कम है, डेथ के चांसेस कम है। अगला केस 57 ईयर ओल्ड फीमेल विद हाइपरटेंशन हाइपरलिपिडीमिया, वही वाली सारी बातें हैं, प्रेजेंस विद डिस्निया लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। सिमिलर बात है, आगे देखिएगा चेंज अब आ रही है। ऑन एग्जाम देयर इज जेवीडी, बिल्कुल है। S4 गैलप, उसमें S3 गैलप था, ठीक है, इसमें S4 गैलप है, विच इज रिलेशन इन रिलेशन टू हाइपरटेंशन। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में S4 गैलप बहुत ज्यादा होता है। एपिकल इंपल्स इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन इट, दैट मींस हाइपरट्रॉफिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसमें नहीं है, जस्ट हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, डायलेटेड नहीं है। हाइपरट्रॉफी इसमें भी है बट डायलेटेड है, इसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है बट डायलेटेड नहीं है। ठीक है, डायलेटेड नहीं होगी तो क्या होगा? चैम्बर छोटा हो जाएगा, मसल साइज बढ़ जाएगा। उसमें डायलेशन हो रही थी लेटरली, इसमें डायलेशन होगी इंटीरियरली एंड मीडियली। ठीक है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही थी लेटरली, इसमें नहीं होगी, इसमें हाइपरट्रॉफी इंटीरियरली होगी। सॉरी, मैंने डायलेशन इंटीरियरली कहा, डायलेशन इंटीरियरली नहीं होगी, हाइपरट्रॉफी इंटीरियरली होगी, हाइपरट्रॉफी मीडियली होगी। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। हमने बात की थी कि ये हमारा अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो फिर हमने कहा था कि डायलेशन यूं होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा? इसमें अंदर की तरफ होगी यूं, ये चैम्बर उल्टा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ अब इतनी सी स्पेस बची है ब्लड इकट्ठा करने के लिए, ये सारी स्पेस खत्म हो गई है, सिर्फ इतनी सी स्पेस बची है। तो फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कोई फर्क ही नहीं आएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड तो सारा पुश हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी में तो कोई फर्क ही नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि सिस्टोलिक फेलियर नहीं है। बट अब आप इस पिक्चर से अंदाजा लगाओ किस चीज का डिफेक्ट आ रहा है? चैम्बर छोटा हो गया, चैम्बर छोटा हुआ है तो ब्लड कंपनसेट करने की जगह कम है, ब्लड रिसीव करने की जगह कम है, ब्लड रिसीव करने की जगह कम होगी तो क्या होगा? डायस्टली छोटी हो जाएगी, डायस्टली नहीं हो पाएगी, बिकॉज ब्लड इकट्ठा नहीं हो सकता, ब्लड इकट्ठा नहीं हो रहा, डायस्टली छोटी हो जाएगी, फिर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक फेलियर। तो इसमें सिस्टोलिक फेलियर नहीं होगा, डायस्टोलिक फेलियर होगा, डिस्प्लेस्ड एपिकल इंपल्स ना होने की वजह से। आपको पता चल गया, बट आपने 100% कंफर्म करना है, गो फॉर द एको, गो फॉर द एको कार्डियोग्राम। डायस्टोलिक फेलियर, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है सिस्टोलिक फेलियर में? हम काफ़ी सारी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हाँ, फर्दर नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट क्या है?
डिक्रीज साल्ट इनटेक, वही वाली बात है, पहले हम बात कर चुके हैं, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है, कम कर लें ताकि हार्ट रेट पे ज़्यादा फर्क ना आए। हार्ट रेट पे फर्क आएगा तो आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर आपको वर्स हो सकता है। अच्छा, फार्माकोलॉजिक अप्रोच, डायूरेटिक्स आप देंगे, एडिमा आपने कम करना है, एडिमा कम करेंगे, बोझ कम करेंगे राइट हार्ट पे। वेजोडाइलेटर, पहले ही मैंने आपको सारी कहानी बता दी है, वेजोडाइलेटर हम क्यों देंगे, बीटा ब्लॉकर हम क्यों देते हैं, व्हाई इट इज वेरी लाइफ सेविंग। मैं आज आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए, बीटा ब्लॉकर अगर हमने दिया, हमने हार्ट को रेट को 100 से बीटा ब्लॉकर देके 40 तक या 60 तक हम ले आए, ठीक है, हम 60 तक ले आए। जितना हार्ट रेट कम होगा उतना हार्ट पे बोझ कम होगा और हार्ट उतना एफिशिएंटली काम करेगा। वाई? बिकॉज जब भी हार्ट रेट कम होता है, मैंने आपको ये बात बताई थी, डायस्टली का टाइम पीरियड बढ़ता है, नॉट सिस्टली। डायस्टली का टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज को पूरा ब्लड रिसीव करने का टाइम मिलेगा और चैम्बर्स ऑफ हार्ट को ब्लड रिसीव करने का टाइम मिलेगा। जितना उनको ब्लड रिसीव करने का टाइम मिलेगा उतना ब्लड वो एओर्टा में भेज सकते हैं। जितना ब्लड वो एओर्टा में भेजेंगे उतना इस्कीमिया कम होगा। जितना इस्कीमिया कम होगा हार्ट उतना एफिशिएंट काम करेगा। जितना एफिशिएंट काम करेगा उतने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। स्पाइरोलेक्टोन, ऑब्वियसली ये भी, इसका भी सिर्फ इसका पोटाशियम पे इफेक्ट है कि ये पोटाशियम को इंक्रीज करवाता है। पोटाशियम स्पेरिंग, जिसमें पोटाशियम कम होता है उसमें हम स्पाइरोलेक्ट्रॉन या फिर एल्ड्रोनॉन देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि ये पोटाशियम पे इफेक्ट नहीं डालता, पोटाशियम की अमाउंट को रिटेन रहने देता है आपके ब्लड में। अदरवाइज बाकी जितनी भी हाइपरटेंशन को कम करने की टैबलेट्स हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर्स या एआरबीज, वो पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करवाती हैं। स्पाइरोलेक्ट्रॉन का ये एक इफेक्ट है। आइनोट्रोप आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डाइजॉक्सिन, डब्यूटामीन, बट इन द लॉन्गर रन क्रॉनिकली, जब बहुत ज्यादा मसला खराब हो जाए। यूज ARB if ACE inhibitors are not tolerated। ACE inhibitors टॉलरेट कैसे नहीं हो सकते, किन सूरतों में, क्या मतलब है इस बात का? ACE inhibitors का एक पॉजिटिव बहुत प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट है, ये कफिंग करवाती है, दैट्स व्हाई ARB देते हैं हम उनकी जगह पे। सर्जिकल करेक्शन फॉर एल्व्यूलर लीयंस, वेल्व्यूलर लीयंस की सर्जिकल करेक्शन तब होनी चाहिए, छोटी सी बात याद रखिएगा, जब वेल्व्यूलर लीयन की वजह से रीगर्जिटेशन हो और पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो, इट्स टाइम टू चेंज और रिप्लेस द वेल्व। ठीक है, वेल्व्यूलर रिप्लेसमेंट अब हो जानी चाहिए, सर्जिकल करेक्शन उसकी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब रीगर्जिटेशन इस हद तक बढ़ गई है कि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है और डिस्निया हो रहा है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कार्डियक ट्रांसप्लांट, कार्डियक ट्रांसप्लांट अब जाहिर है वही कैंडिडेट होता है जब सब कुछ कर लें और हल ना निकले, तो फिर उसके ऊपर आपको यही कुछ करना पड़ता है। अच्छा, ये चले मैं आपको बता देता हूँ, पोटाशियम एंड डिजिटलिस कंपनसेट फॉर मायोकार्डियल बाइंडिंग साइट, पोटाशियम और डाइजॉक्सिन व्हिच इज डिजिटलिस यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको। डाइजॉक्सिन जो है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप है, मैंने आपको कहा था कि रेट पे फर्क नहीं डालता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोसाइट्स को बढ़ा देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। इन दोनों का ना कॉम्पिटिशन होता है फॉर सोडियम पोटाशियम बाइंडिंग साइट्स ऑन कार्डियोमायोसाइट। तो फिर ये होता है कि पोटाशियम अगर बढ़ा हुआ होता है तो वो बाइंडिंग साइट्स को कवर कर लेता है और डाइजॉक्सिन को अटैच नहीं होने देता, लेकिन अगर डाइजॉक्सिन बढ़ा हुआ हो तो फिर वो पोटाशियम को नहीं अटैच होने देता। ठीक है, तो किन सूरतों में डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है? उन सूरतों में जब पोटाशियम आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ हो। अभी मैंने आपको स्पाइरोनोलेक्टोन की एग्जांपल दी थी कि स्पाइरोनोलेक्टोन जो है पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग है, वो पोटाशियम को स्पेयर कर देता है और पोटाशियम बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। और अगर पोटाशियम बढ़ जाएगा तो वो सोडियम पोटाशियम बाइंडिंग साइट्स पे ज्यादा अटैच हो जाएगा और डाइजॉक्सिन को अटैच नहीं होने देगा, और डाइजॉक्सिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नुकसान क्या है बता देता हूं, सबसे ज्यादा GI सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, सबसे ज्यादा गायनोकोमेस्टिया बिकॉज ऑफ हाइपरकलीमिया। आप सोचें, अगर डाइजॉक्सिन आपकी बॉडी में ज्यादा हो तो हाइपोकलीमिया होगा या हाइपरकलीमिया होगा? हाइपरकलीमिया होगा। व्हाई? बिकॉज डाइजॉक्सिन ने वो सारी बाइंडिंग साइट्स कवर कर लेगा जहां पे पोटाशियम ने अटैच होना था, तो आपकी ब्लड में पोटाशियम बढ़ जाएगा। तो फिर डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में डाइजॉक्सिन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो जाके सारे का सारा अटैच हो जाएगा और उसकी वजह से फिर पोटाशियम हाइपरकलीमिया हो जाएगा, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा और गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। ब्लड वीन क्यों होती है हमें नहीं पता, इसकी कोई रीज़न नहीं पता। एरिथमिया, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में जो एरिथमिया होता है उसमें सबसे, हर किस्म का एरिथमिया हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल एरिथमिया। एरिथमियाज जितनी भी
एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, वो प्रो एरिथमिक हैं। इसलिए जब भी डाइजॉक्सिन आप देते हैं तो स्टार्ट में आपको वो एरिथमिया जरूर करवाती है, जिसमें मोस्ट प्रॉब्लमली एट्रियल टेकिकार्डिया है। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ बताता चलो, मैंने आपको ये कहा था कि एट्रिया का 10 to 20% रोल है टोटल हार्ट फंक्शन में और सिस्टली में। बट एक पेशेंट जिसमें ऑलरेडी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सिस्टोलिक फेलियर चल रहा है, तो फिर आपके एट्रिया का काम, एट्रिया का लाइफ सेविंग रोल, एट्रिया का हार्ट में रोल 40 to 50% हो जाता है, बिकॉज आपको वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा। एट्रिया को काम संभालना पड़ता है, एट्रिया को ज्यादा एफिशिएंटली ब्लड पुश करना पड़ता है आपके वेंट्रिकल में, ताकि वो थोड़े टाइम में ज्यादा ब्लड पुश करे, ताकि जितना भी थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एट्रिया में जा सके, एओर्टा में जा सके। इसलिए एट्रिया जो है उसका रोल उन सूरतों में बढ़ जाता है जब वेंट्रिकल ठीक से काम नहीं कर रहा होता, वरना नॉर्मली एट्रिया का 10 to 20% रोल है आपका टोटल इजेक्शन फ्रैक्शन में, इजेक्शन आउटपुट में। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? स्टॉप द ड्रग, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पोटाशियम इफ नीडेड, पोटाशियम को आप ज्यादा दें, पोटाशियम ज्यादा देंगे तो बाइंडिंग साइट्स पे अटैच हो जाएगा और उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो पाएगी डाइजॉक्सिन या डिजिटेलिस, तो फिर टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। लिडोकेन, फेनेटाइन, ये आप उस वक्त देते हैं जब आपको साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। मेन चीज डाइजॉक्सिन ये डिजी बाइंड है, ये क्या करती है, ये डाइजॉक्सिन को आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में अपने साथ अटैच कर लेती है। जब ये अपने साथ अटैच कर लेती है तो फिर डाइजॉक्सिन ज्यादा देर बाइंडिंग साइट पे अटैच होने के लिए अवेलेबल ही नहीं होती। अच्छा जी, तो फिर अभी हम बात कर रहे थे सिस्टोलिक डिसफंक्शन की, अब डायस्टोलिक डिसफंक्शन की बात करते हैं, जिसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होगा, थेरेपेटिक अप्रोच, आपको थेरेपेटिक अप्रोच से ये पता चल जाएगा कि एटियोलॉजी क्या है, अगर आप परक्यूटेनियस इंटरवेंशन कर रहे हैं और अगर आप उसी के दौरान ही सर्जिकल करेक्शन हो सकती है तो आप उसी वक्त कर देंगे। फार्माकोलॉजिकली आप क्या कर देते हैं, डाइजॉक्सिन आप इसमें नहीं देते, बिकॉज आपको सिस्टली का कोई फर्क मसला ही नहीं है, सिस्टली तो बिल्कुल ठीक हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो डायस्टली का मसला है, तो आपको रेट या कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स व्हाई यू अवॉइड डाइजॉक्सिन। वेज़ोडाइलेटर्स आप देंगे, इसमें फर्स्ट लाइन थेरापी होगी। वेज़ोडाइलेटर से क्या होगा, प्रीलोड कम होगा, प्रीलोड अगर कम होगा तो ऑब्वियसली कंजेशन कम होगी, कंजेशन कम होगी तो फिर ब्लड ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होगा आपको डायस्टली में ज़्यादा भेजने के लिए, तो फिर जब डायस्टली में ज़्यादा ब्लड भेजने के लिए अवेलेबल भी नहीं होगा तो थोड़ा ब्लड भी जाएगा तो वो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा और एओर्टा में जा सकेगा। डायूरेटिक्स, अगर फ्लूइड ओवरलोड हो, कैसे पता चलेगा, एडीमा होगा, एडीमा होगा तो हम फौरन से दे देंगे। अच्छा जी, अब हमने वो ड्रग्स की बात करनी है जो मैं अभी पहले आपसे ये ड्रग्स की सारी बात कर चुका हूँ, मैं आपको फिर दोबारा से एक रिवीजन करवा देता हूँ। एस इनहिबिटर्स किस तरह से, अभी मैंने आपको सारा बताया है कि ये प्री लोड कम करते हैं, ठीक है, प्री लोड और इवन आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। प्री लोड और आफ्टर लोड कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन करवाएंगी, वेसोडाइलेशन कम करवाएंगी तो ब्लड पेरीफ्रीज में तो जाएगा, हार्ट की तरफ कम आएगा, हार्ट की तरफ कम आएगा तो कंजेशन कम होगी। एस इनहिबिटर, डायूरेटिक, आप दोनों को मिला के देते हैं फर्स्ट लाइन थेरेपी उन पेशेंट्स में जिनमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो, नॉट डायस्टोलिक, नॉट डायस्टोलिक, ठीक है, दोनों मिला के देंगे आप। इफ पेशेंट डेवलप कफ, मैंने अभी आपको पहले लेक्चर के दौरान बताया था कि एस इनहिबिटर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट कफ है, इसलिए आप उसको एआरबी में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अगर एस इनहिबिटर्स के साथ आपको डायूरेटिक्स के साथ भी मसला हल ना हो रहा हो तो आप अक्सर हाइड्रेलाजीन को भी साथ मिला देते हैं, विच इज अ वेरी पोटेंट वेजोडाइलेटर एज वेल। अच्छा, और वेजोडाइलेटर, ये जो आइसोसोर्बाइड है, हाँ, आइसोसोर्बाइड के साथ भी हाइड्रोलाइसिन बहुत पोटेंटली यूज होता रहा है, बल्कि यहाँ लिखा भी हुआ है, रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट आइसोसोर्बाइड हाइड्रोलाइसिन डिक्रीज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी भी, इनके साथ भी, एस इनहिबिटर के साथ भी, दोनों के साथ आप मिला के दे सकते हैं, बहुत अच्छा रोल है इसका। स्पाइनोलेक्टोन आप सिर्फ उन चीज़ों उस वक्त ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आपका पोटाशियम कम हुआ हुआ होता है, क्योंकि जितने भी एल्डोस्टेरॉन को रोकने वाली एंटी हाइपरटेंसिव हैं, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन को रोकती हैं, उनका क्या काम है, उनका काम यह है कि इट प्रिजर्व्स वाटर, ठीक है, आपको सोडियम और वाटर को पकड़ लेती हैं और हाइड्रोजन आइंस और पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट कर लेती हैं, लेकिन स्पाइनोलेक्टोन ऐसे नहीं करता, ठीक है, स्पाइनोलेक्टोन पोटाशियम को स्पेयर करता है, होल्ड ऑन करता है, रिटेन करता है, लेकिन ये मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर सकती है सवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था, थैंक यू।